हेलो क्लास 12, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइज हमारा जो चैप्टर था जीवों में जनन, ये चैप्टर हो गया था कंप्लीट। मैंने आपसे बोला था कि आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहते हैं वो मुझे आप बताओगे, क्या एक न्यू चैप्टर या फिर आप करना चाहते हो इसके क्वेश्चन आंसर। तो भाई मुझे जो कमेंट्स मिले हैं ज्यादातर बच्चों ने यही बोला है कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊं, तो डोंट वरी, मैं आपको आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के करा दूंगी, ठीक है? क्योंकि भाई आपको पता है कि जी साइंस का मकसद ही यही है कि भाई बच्चों को वो सब चीजें प्रोवाइड कराएं जहां पे उन्हें दिक्कत आ रही है। तो अगर आप जी साइंस पे, तो अब तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई पूजा उनकी क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और एक बार टाइम टेबल बता देती हूँ। तो आपकी मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, आपकी अलग अलग चलती है, यानी कि भाई मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आपकी 12th होती है, वहीं पे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होती है आपकी 11th की क्लास। ओके, चलो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने होगा उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, आपको लिखना आखिर कैसे है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों अनिवार्य है, तो भाई अनिवार्य क्यों है? क्योंकि भाई जीव जो होंगे अपनी संख्या में वृद्धि, जनन क्या है भाई? जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं बच्चा, जीव जो होते हैं ये अपनी संख्या में वृद्धि, क्लियर, क्या करते हैं? अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, क्लियर, ठीक। जन्म दिया, एक नए जीव का जन्म, फिर उसने आगे जन्म, इस तरीके से जनन क्या है भाई? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, या हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई वो प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी सम्मान संतति की उत्पत्ति करता है। अब आंसर प्रॉपर तरीके से कैसे लिख कर आना है? वैसे अगर मैं सच बोलूं, एक 12th के बच्चों को इतना लिखना आना चाहिए कि भाई मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर खुद से लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर क्या है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि उसका आंसर क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा, प्लीज ट्राई कीजिए आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो। इससे फायदा ये होता है जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि ऐसा होता है जो आप पैराग्राफ रटते हो, एक लाइन भूले आगे का सब भूल जाते हो। तो ये चीज ना हो, उसके लिए हमेशा समझो कि इसका आंसर है क्या, कि कहना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन में, क्या होता है इसके आंसर में, और फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो। इससे आप कभी नहीं भूल सकते। प्लस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा फायदा कि अगर क्वेश्चन को घुमा के भी दें, आपको पता होगा आपको लिखना कैसे है, ठीक है? चलिए, तो आंसर आपके सामने है। क्या बोल रहे हैं कि भाई प्रजातियों के निरंतरता के लिए जीवों में प्रजनन आवश्यक है। भाई जनन क्या है? जरूरी है। प्रजनन हम बोल सकते हैं, जनन हम बोल सकते हैं। यहाँ पर किसके लिए? जीवों का। भाई यहाँ पे अगर हम बात करें, संख्या में वृद्धि हो रही है। अगर सोचो जनन की क्रिया ना हो, क्या नए जीव आएंगे? इंसान मर गया, भाई कुछ बचा ही नहीं, है ना? तो प्रत्येक जीवों की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। जीवन अवधि हमने पढ़ा था, याद है आपको? सबसे पहले जीवन अवधि ही पढ़ा था इस चैप्टर में। यदि जीवों में जनन प्रक्रिया रुक जाती है तो प्रजातियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और वो विलुप्त हो जाएंगी, यानी कि गायब हो जाएंगी। तो भाई जनन इसलिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? तो बेटा यहाँ पे बात पूछी गई कि जनन, अब जनन की अगर हम बात कर रहे हैं, दो होती हैं, है ना? कौन कौन सी होती है? एक होती है अलैंगिक, एक होती है लैंगिक, ठीक। अब वो पूछ रहे हैं इन दोनों में से अच्छी विधि कौन सी है और वो क्यों है। देखो, अलैंगिक तो वो जनन, आपका जनन था जहां पे एक जीव की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और लैंगिक वो है जहां पे कितने? दो जीव की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो कौन सा जनन? भाई हमें बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन जो है वो सबसे अच्छी विधि है। क्यों बेटा? विभिन्नता कहां पर आएगी? वहीं पर आएगी लैंगिक जनन में। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में दो जीव हमें चाहिए, जिसमें से एक नर होता है, एक मादा। वो भी क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि नर और मादा युग्मक चाहिए होते हैं। जब यही दोनों मिलते हैं तो निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया, उसके बाद जाइगोट, फिर आपका क्या बनता है? धीरे धीरे भ्रूण, और फिर बेबी बनना स्टार्ट होता है। क्लियर? तो जो बेबी होता है उसमें दोनों के गुण आते हैं। तो नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, जिससे जीवों में आनुवंशिक विविधताओं का विकास होता है, जिससे तनावपूर्ण पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी उत्तरजीविता का लाभ प्राप्त होता है, और साथ ही साथ क्रमागत विकास में भी योगदान मिलता है। क्योंकि अलैंगिक जनन में एक जीव जो था, ठीक है, इस जीव ने क्या किया? अपने जैसे ही जीव को जन्म दे दिया। क्या वहां पे कोई विभिन्नता आई? आप सोचोगे विभिन्नता क्या है? मैंने बताया भी है, अलगपन होना। आप याद देखो कि मनुष्य है, एक नर है, एक मादा है। बच्चा जो होता है उसमें पिता के भी कुछ गुण होते हैं, उसमें माता के भी कुछ गुण होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि बिल्कुल फादर पे गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल मदर पे अपनी, दोनों के उनके कुछ ना कुछ गुण होते हैं।
क्यों? क्योंकि कुछ भाई चीजें उसे अपने फादर से मिली है, कुछ चीजें मदर से मिली है ना। तो विभिन्नता कहाँ होती है? लैंगिक जनन में, जिससे जैव विकास में सहायता मिलती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतति को क्लोन क्यों कहते हैं हम? हाँ जी भाई, देखो ये एक जीव था, अब ये वो जीव है जो क्या कर रहा है? अलैंगिक जनन। तो ये क्या करेगा? अपने जैसी संतति को क्या कर देता है भाई? जन्म दे देता है। तो इसको हमने क्लोन क्यों कहा है? इस संतति को, संतति कौन होता है बच्चा? कौन होता है? जो जन्म लेता है, ठीक है, जो जन्म लेता है। क्लियर? अब इसने जन्म लिया है, अब हम इस संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? तो क्वेश्चन यही है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतति को क्लोन क्यों कहा गया है? क्योंकि बेटा ये बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, किससे? अपनी मातृ कोशिका से, यानी कि जिसने जन्म दिया है। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतति को क्लोन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वे आकार की है और आनुवांशिक, यानी कि भाई दोनों रूप से क्या होते हैं? एक दूसरे के, यानी कि भाई किसके समान है? ये जो संतति बिल्कुल जनक कोशा के समान है। तो क्योंकि वे आकार के, यानी कि आकार की दृष्टि और आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के तथा जनक के समान है। बिल्कुल सिंपल। इसीलिए तो क्या बिल्कुल अलग होता है? नहीं, आकार में देखें तो भी सेम है, आनुवांशिक रूप से भी सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो सिर्फ एक ही जीव से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों? क्या यह कथन हर समय सही होता है? अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताओ, अच्छे अवसर होते हैं? पहले जवाब दो और फिर ये बताओ, अपना थोड़ा सा बताओ यहाँ पे टाइम लेके कि क्या ये जो कथन है हर समय सही होता है? हाँ जी बताइए। चलो देखें, हाँ जी, तो भाई लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है, जिसमें दो अलग अलग क्या होते हैं भाई? डीएनए के सम्मिश्रण से विविधता का जन्म होता है। क्योंकि कुछ चीजें फादर से मिली हैं, कुछ मदर से मिली है ना। यह है विविधता जीवों में को क्या करते हैं भाई? उत्तरजीविता के बेहतर संभावनाओं के लिए विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों को अनुकूल बना रही है। क्लियर यहाँ पे बिल्कुल ये चीज? तो भाई हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई जो लैंगिक जनन के द्वारा संतान उत्पन्न हुई है, ठीक, यहाँ पे फादर से कुछ गुण मिले थे भाई, उसे मदर से कुछ मिले हैं। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो दोनों के, फादर और मदर, यानी कि जिसमें दो अलग डीएनए के सम्मिश्रण मिलके क्या होता है? विविधता का जन्म होता है। यानी कि जो बच्चा हुआ है उसमें जो गुण आए हैं फादर और मदर दोनों के, वो दोनों के डीएनए के सम्मिश्रण होता है। ये विविधता क्या करिए भाई? आगे सोचो, जब भाई उसकी शादी होगी, जब उसकी संतान उत्पन्न होगी, तो वहां पे एक नई और क्या होगी भाई? वहां पे अगर हम कह सकते हैं भाई एक नया विकास हुआ, कुछ चीजें वहां अलग होंगी। तो क्या होता है यहाँ पे? लैंगिक जनन जो होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई इसके परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं। ठीक है, क्या यह कथन हर समय सही होता है? हम बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या करता है? आपके बेहतर संभावनाओं के लिए विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूल उसको बनाती है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है? अब दोनों में भाई, इसने भी जिस संतति को जन्म दिया और आपका किस में भाई? जो आपकी लैंगिक द्वारा है, दोनों एक दूसरे से क्यों भिन्न होती है? हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, है ना। तो देखो, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति, तो युग्मकों का युग्मन नहीं होता है बेटा, हमें बहुत अच्छे से पता है। अलैंगिक जनन में क्या नहीं होते हैं? युग्मक होते ही नहीं है। तो युग्मक जो है वो मिलेंगे कैसे? तो युग्मकों का युग्मन नहीं होता, इसलिए संतति आकार की है तथा आनुवांशिक रूप से एकल जनक के समान होते हैं। यानी कि भाई इस जीव ने जो जन्म दिया है बिल्कुल समान होगी। ओके, चलो, लैंगिक जनन द्वारा क्या होता है भाई? दो युग्मक आपस में मिलते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है वहां पे? जाइगोट, फिर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, और फिर धीरे धीरे बेबी बनता है। तो यहाँ पे इसलिए संतति जनक के बिल्कुल समान नहीं होती है। क्लियर? चलो अब सोचो, दो जीव कहाँ पर है? लैंगिक जनन में। तो विविधता कहाँ पाई जाएगी? लैंगिक में, ना कि अलैंगिक में।
आगे आ जाइए। संतति पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के कम अनुकूल होते हैं, जबकि अगर हम बात करें लैंगिक की तो वो अधिक अनुकूल होते हैं। क्लियर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करो, यानी कि आपको डिफरेंस बताना कि भाई लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताना कि कायिक जनन को, क्लियर, प्रारूपिक अलैंगिक जनन क्यों माना गया है भैया, है ना। चलिए, बहुत सिंपल है। अलैंगिक जनन में क्या होता है भाई, वहां पे दो जीव की जरूरत नहीं होती, लैंगिक में दो जीवों की जरूरत होती है। यहाँ पे अलैंगिक में युग्मक नहीं मिलते, यानी कि युग्मकों का संलयन नहीं होता, जबकि लैंगिक में युग्मकों का आपका संलयन जो होता है, यानी कि जो मिलते हैं, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। क्लियर, एकल जनक होते हैं, यानी कि एक जीव ही जनन की क्रिया में भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो होते हैं, एक नर एक मादा। संतति जनक के समरूप होते हैं तथा क्लोन कहलाते हैं, है ना। तो जो जन्म ले रही है संतति, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन, क्योंकि वो आकार की है और आनुवांशिक रूप से क्या होती है भाई, बिल्कुल अपनी जनक कोशिका के समान है। तो लैंगिक में क्या होता है भाई, संतति जनक के समरूप नहीं होती तथा वे एक दूसरे से क्या होते हैं भाई, और जनक से विविधताएं प्रदर्शित करती है, थोड़ा अलगपन दिखाती है वहां पे। ये विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, जबकि विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, लैंगिक जनन। नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं अलैंगिक में, यह सामान्य रूप से एकल कोशिकीय या सरल संरचना वाले जीवों में पाया जाता है, जबकि लैंगिक जो होता है वो उच्च स्तरीय जीवों में पाया जाता है, और इनकी संरचना जो होती है, ठीक है, कैसी होती है, जटिल होती है। नेक्स्ट, कोशिकाओं का केवल समसूत्रण कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर अर्धसूत्री भी होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। जनन की दर क्या होती है, तीव्र, यानी कि भाई बहुत जल्दी ये जीव को जन्म दे देते हैं, लेकिन लैंगिक जनन जो होता है यहाँ पे जनन की दर कम होती है। ठीक है, तो ये थे अंतर, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने ये तो पूछा ही था कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताओ, साथ ही उन्होंने पूछा था कि कायिक जनन को भाई हम लोग अलैंगिक जनन क्यों माना गया है, इसको क्यों मानते हैं अलैंगिक जनन में, लैंगिक क्यों नहीं कहते, क्योंकि भाई आपका जो अगर हम बात करें कायिक जनन की, तो भाई वो प्रारूपिक रूप से अलैंगिक जनन माना गया है। क्यों, क्योंकि वहां पर भी एक से, यानी कि एक जीव है, एक जनक है, उससे नए जीव की होती है उत्पत्ति। क्योंकि भाई क्या होते हैं भाई, वो देखो एकल जनक होते हैं। सेकंड पॉइंट, अब एकल जनक है तो भाई वहां पे नर और मादा युग्मक नहीं होंगे, और नर और मादा युग्मक नहीं है तो क्या नहीं होगा, नर और मादा युग्मकों का युग्मन यानी कि संलयन यानी कि मिलना निषेचन नहीं होगा। सामान्यतः संतति एक दूसरे के समरूप होते हैं, बस सिंपल। इसलिए कायिक जनन को भी अलैंगिक जनन माना गया है। क्लियर, सिंपल, छोटा सा। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी के 6 क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, जहां पर अभी आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी के और क्वेश्चन कराऊंगी, बढ़ाएंगे इन्हीं क्वेश्चन आंसर को आगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको कुछ भी लगता है तो प्लीज मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप क्लास के बाद कॉमेंट कीजिए, आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एंड टेक केयर गाइज।